देखो इनका बोलना क्या है, इनका बोलना क्या है बेटा, सुन ले। अगर तुम्हारे पास कोई नॉर्मल अलील है, कैपिटल ए कैपिटल ए, तेरे पास अगर कोई नॉर्मल अलील है तो वो अपना बराबर काम करेगा, मतलब नॉर्मल फंक्शन। इफ यू हैव नॉर्मल अलील दे परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन जैसे उसने बनाया एंजाइम, क्या बनाया, एंजाइम बनाया, क्या बनाया, इट परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर तेरे अलील में गड़बड़ हो गई, तेरे अलील में कहीं अगर गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि इसके बदले अगर आया रिसेसिव, कौन आया, तो जाके इस पे असर होता है, काय पे असर होता है, फंक्शन पे असर होता है। समझा मैंने क्या बोला? तो ये लाइन देख लो एक बार, क्या बता रहे हैं हमें, हमें ये बता रहे हैं द टू अलीलिक फॉर्म। टू अलीलिक फॉर्म का मतलब है कैपिटल ए दो अलील है। टू अलीलिक फॉर्म का मतलब है ऐसे दो अलील्स है, दैट नॉर्मल अलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम। नॉर्मल अलील प्रोड्यूस व्हाट, और ये एंजाइम क्यों चाहिए, बता एंजाइम क्यों चाहिए। एंजाइम इसलिए चाहिए ताकि, बायोमोलिक्यूल्स में बात करेंगे हम, एंजाइम इसलिए चाहिए ताकि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। सबस्ट्रेट को पता है ना, सबस्ट्रेट शुरू में कौन लेते हैं अपन, सबस्ट्रेट, कन्वर्ट इनटू, किसकी वजह से हुआ, एंजाइम। समझा बेटा? ये नॉर्मल की बात कर रहा, लेकिन लेकिन अगर तूने अलील्स को क्या कर दिया, मतलब अलील्स चेंज हुआ, अलील चेंज हुआ, तो वहां पे क्या क्या हो सकता है। अगर तेरा अलील चेंज हुआ, कैपिटल ए के बदले स्मॉल ए अगर आता है, तो ये मॉडिफाइड अलील है, तो क्या हो सकता है, पहला द नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम बन सकता है। एंजाइम बनेगा, एंजाइम बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, मतलब पता है ना, व्हाट इज लेस एफिशिएंट, बराबर काम नहीं करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, मतलब एंजाइम बनेगा लेकिन, तीसरा, और ये तीनों टॉपिक किसके हैं, मॉडिफाइड अलील के हैं। किसके हैं ये, इसलिए बता रहे हैं अगर तेरे अलील में कोई चेंज होता है तो एंजाइम बनेगा लेकिन वो अच्छा काम नहीं करेगा, या एंजाइम बनेगा काम ही नहीं करेगा, या एंजाइम ही नहीं बनेगा। तो यू हैव थ्री ऑप्शंस अबाउट मॉडिफाइड अलील। समझ में आया क्या था ये, क्लियर हुआ? ओके, ये 3 पॉइंट याद करना अच्छे से। तो ये 3 पॉइंट है अलील बदलने के बाद वाले। ओके, नेक्स्ट। ये नहीं पढ़ा तो चलेगा। ये क्या बता रहे थे, इफ द अलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम, अगर अलील ने नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया तो सीधी बात होगी काय पे असर होता है बेटा, फिनोटाइप पे। अगर तेरे एंजाइम में गड़बड़ है तो अल्टीमेटली असर काय पे होगा, समझ रहे बातों को, एंजाइम में गड़बड़ है तो असर काय पे होगा, फिनोटाइप पे असर होगा, वो बता रहे। The phenotype trait will be depend on the functioning of the unmodified alleles. The phenotype trait will only be depend on the functioning of unmodified alleles. The unmodified allele which is represent the original phenotype is the dominant allele and modified allele is the generally the recessive allele. ये क्या बता रहे हैं सुनो, मैंने पहले बोला था अगर तेरे पास कैपिटल ए है तो ये तेरा नॉर्मल अलील है, इट्स अ नॉर्मल अलील, जिससे होगा नॉर्मल फंक्शन, जिससे होगा नॉर्मल फिनोटाइप। नॉर्मल अलील, इससे होगा नॉर्मल फंक्शन, जिससे होगा नॉर्मल फिनोटाइप। लेकिन तूने अगर इसको क्या कर दिया, मॉडिफाइड, क्या कर दिया, और ये पता है तुझे, इसको हम बोलते हैं रिसेसिव, क्या बोलते हैं, क्योंकि ये खुद कौन था, डोमिनेंट, ये कौन था, ये वाले भाई साहब क्या है, रिसेसिव, ये वाला अलील क्या है, रिसेसिव। अगर हुआ तेरा अलील रिसेसिव, हाँ, तो ये है मॉडिफाइड अलील, कौन सा अलील, उससे होगा एब नॉर्मल फंक्शन, क्या होगा, उससे क्या होगा, मॉडिफाइड फिनोटाइप, क्या होगा, मतलब चेंज होगा फिनोटाइप, चेंज होगा फिनोटाइप। समझा मैंने क्या बोला यहां तक?
ओके, ठीक है सर, बात क्लियर हो गई। In the example about the recessive, that trait is seen due to non-functional enzymes or the because of no enzyme is produced. ठीक है, रिसेसिव एंजाइम, रिसेसिव अलील जिम्मेदार है इन सबके लिए, वो बता रहे हैं हमें। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देख ले बेटा। कुछ बीमारियां हमारे अंदर रिसेसिव होती है, कुछ बीमारियां हमारे अंदर रिसेसिव होती है। एक बंदा है जिसके पास कैपिटल ए है और काफी अच्छा है, वो काफी अच्छा है, लेकिन कुदरत ने क्या किया, कुछ उसके अंदर म्यूटेशन किया और उसके दोनों जो ए होते हैं वो स्मॉल कर दिए, इसका मतलब बन गए रिसेसिव। क्या बन गए? ये बंदे के दोनों पहले ए क्या थे? डोमिनेंट, कैपिटल ए, काफी अच्छा था वो, हाँ, और वो काफी अच्छा एंजाइम भी बना रहा था अच्छे से, और वो एंजाइम फंक्शनल था। लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से, कुछ म्यूटेशन की वजह से दोनों कैपिटल ए, जो इसका एक्चुअली जो ओरिजिनल होता है ना, जो ओरिजिनल जीन होता है तुम्हारे अंदर, उसको वाइल्ड जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइल्ड माने ओरिजिनल, वाइल्ड मतलब ओरिजिनल। उसमें कोई म्यूटेशन हुआ और दोनों बन गए रिसेसिव। जैसे रिसेसिव बन गए बेटा, तो वो बनाएंगे नॉन फंक्शनल एंजाइम। कौन सा एंजाइम? गड़बड़ हो गई। तो बीमारी का मेन कारण कौन है? रिसेसिव। कौन है? रिसेसिव। कभी कभी हमारे अंदर कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम आ जाता है ना, उसका भी मेन कारण रिसेसिव होता है। और मैक्सिमम दुनिया की बीमारियां रिसेसिव है। क्या है? मैक्सिमम बीमारियां बेटा रिसेसिव है। चलो कोडोमिनेंस की बात करते हैं। हाँ, कोडोमिनेंस की बात करते हैं। मैं आपको छोटा सा पहले फॉर्मेट पढ़ाऊंगा, देखना इधर। देख ले बेटा, मैंने बोला था रेड क्रॉस विथ वाइट, रेड क्रॉस विथ वाइट, उससे 3 रिजल्ट मिले। रेड क्रॉस विथ वाइट, उससे 3 रिजल्ट मिले। सर रिजल्ट क्या आएगा इसका? देख ले बेटा, मैं लिखता हूं यहाँ पे R, या फिर डायरेक्ट कलर ड्रॉ करता हूं। अगर इसको रेड कलर के फ्लावर आते हैं, कौन से कलर के फ्लावर? तो इसका मतलब रेड कलर कौन है? डोमिनेंट। कौन है? तो यहाँ पे लिखना कंप्लीट डोमिनेंट। कौन सा डोमिनेंट? उसके बाद अगर इसको, अब इसमें पिंक कलर कहाँ है? इसको अगर पिंक कलर का फ्लावर आता है, कौन सा? तो ये क्या हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंट। कौन सा? लेकिन इसको अगर दोनों फ्लावर आते हैं, सर दोनों फ्लावर कैसा? रेड भी आ रहा है और वाइट भी आ रहा है। बेटा दोनों फ्लावर आ रहे हैं, रेड और, तो समझ जाना इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? समझा क्या तुझे क्या था कंसेप्ट? हाँ, ओनली रेड फ्लावर आया, इसका मतलब रेड की डोमिनेंसी है। तो मेंडल ने बताया था हमें कंप्लीट डोमिनेंट। कलर कौन सा आ रहा? पिंक, मतलब मॉडरेट, बीच वाला कलर आ रहा, इसका मतलब यह है इनकम्प्लीट। रेड कलर पूरी तरह से एक्सप्रेस हुआ क्या? यहाँ दोनों फ्लावर आ रहे हैं, इसका मतलब कोडोमिनेंस। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। को डोमिनेंस का मतलब दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों जीन्स वहां पे एक्सप्रेस हो रहे हैं बेटा। कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, देखते जाओ वन बाय वन। चलो एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। सर क्यों? पता है तुझे? सबसे पहले मैं आपको चीज बताऊंगा। जीन का नाम है आई जीन। कौन सा जीन? आई जीन के ऊपर ए है एज ए एंटीजन, एंटीजन बी है। पता है तुझे एंटीजन से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, और वो एंटीजन तुम्हारे आरबीसी के ऊपर है। पता है ना कंसेप्ट ये? आरबीसी के ऊपर तुम्हारा कौन रहता है? एंटीजन, और वो क्या डिसाइड करता है? तुम्हारा ब्लड ग्रुप। ये जीन का नाम है आई जीन। आई जीन ब्लड ग्रुप का जीन होता है। आई के ऊपर ए भी है, आई के ऊपर बी भी है, और ये दोनों एक्सप्रेस जब होते हैं, दोनों एक्सप्रेस जब होते हैं, इसका मतलब तुम्हारे आरबीसी के ऊपर ए भी आया और कौन आया? बी। जब दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, इज कॉल्ड एज द कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? समझा मैंने क्या बोला? अब मैं आपको ब्लड ग्रुप के हिसाब से अलग अलग चीज समझाऊंगा। देख बेटा, अलग अलग चीज समझाऊंगा ब्लड ग्रुप के हिसाब से। पहला देख लिया, अगर मैंने लिखा आई ए, आई ए और आई ए, आई 0, आई
आई बी होगा और I0। बता यहाँ कंप्लीटली कौन एक्सप्रेस होगा? ए ब्लड ग्रुप। कौन होगा? यहाँ पे ब्लड ग्रुप का कौन सा एक कंसेप्ट आएगा? ए। यहाँ पे इन दोनों को बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। कौन सी डोमिनेंस? क्योंकि वहां पे जो ए है उसने अपनी खुद की डोमिनेंस दिखाई। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये दोनों एग्जाम्पल काय के हैं? कंप्लीट डोमिनेंस, स्पेशली हेटेरो कंडीशन। क्योंकि डोमिनेंसी तब आती है जब हेटेरो होता है। डोमिनेंसी कब आती है? जब, बराबर ना। यहाँ डोमिनेंसी आ नहीं सकती क्योंकि दोनों सरीके हैं, दोनों सेम है। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये डोमिनेंसी भी नहीं आ सकते कि दोनों सेम है। तो क्या किससे कंपटीशन करेगा वो? हाँ, तो ये है बेटा काय का एग्जाम्पल? कंप्लीट डोमिनेंस। I B ये काय का एग्जाम्पल है? दोनों ब्लड ग्रुप आ गए। कौन सा एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस। समझा? समझ में आया? अब मैं तीसरी बात करूंगा, वो सुन। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ऐसी है बेटा कि तेरे पास आई नाम का जीन था। कौन सा जीन था? आई नाम का जीन था। इस आई नाम के जीन के 3 अलील है। कितने अलील है? IA, IB, I0। मतलब एक ही जीन्स के कितने अलील? हालांकि एक जीन्स के 2 ही अलील रहते हैं। जैसे कि रेड कलर के कितने अलील है? 2। येलो कलर कितने हैं? 2। इसका मतलब ये है सर कि हमने अगर देखा तो एक जीन के रहते हैं 2 अलील। एक जीन के 2 अलील, लेकिन इस भाई साहब कितने अलील है? इस कंसेप्ट का नाम है मल्टीपल अलील्स। क्या नाम है इसका? समझा मैंने क्या नाम दिया? मतलब इसमें 3 चीजें आ गई, कवर हो गई। कौन कौन सी सर? अगर मैं इन दोनों का बात करूं तो कंप्लीट डोमिनेंस। मैं इसकी बात करूं तो, लेकिन मैं पूरे ब्लड ग्रुप की बात करूं तो, पूरे ब्लड ग्रुप की बात करूं तो एक जीन में कितने अलील? ए भी है, बी भी, और शून्य भी है, मतलब 0 भी है। इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील्स। मतलब ब्लड ग्रुप आपको शो करता है 3 तरह का एग्जाम्पल। एक कंप्लीट डोमिनेंस, एक कोडोमिनेंस, एक मल्टीपल अलील्स। समझा मैंने क्या बोला यहाँ तक? हाँ, ये लिख लो तुम। ये कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स, ये आए तुम्हारे ब्लड ग्रुप का जीन है। उस वक्त प्रेजेंट रहा करो बेटा। कल क्यों नहीं थे? परसों तुमने एग्जाम भी नहीं दिया ना? कब थी एग्जाम? दिए ना वो? तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम रहेगा ये चैप्टर के ऊपर जो शुरू है अभी। आप में से कोई जा रहा है गांव को इलेक्शन के लिए? आप 18 क्रॉस हो ना? आप वोटिंग कर सकते हो। इलेक्शन कार्ड है आपके पास? किसी में आधार कार्ड है? आधार कार्ड नहीं चलता वहां पे। कोई जा रहा तुम में से गांव वोटिंग के लिए? नहीं, कल अपनी बैच है इसलिए बोल रहा हूं मैं। स्पीकर ऑन कर रहे। पहले अपनी बैच करो, बाद में जा सकते हो तुम वोटिंग करना हो तो। ये हो गया बेटा? हाँ। उसके बाद देख ले इधर। सर हमें यहाँ बात करनी है जीनोटाइप फिनोटाइप। चल देखते जा। मैं बोलूंगा IA और I0। इसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A। IB
IB I0 ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B। IA IB को डोमिनेंस में आता, दोनों ब्लड ग्रुप होंगे, कौन सा? AB। I0 शून्य मतलब उसके ऊपर कोई जीन नहीं है या एक्टिव नहीं है, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप? O। चल मुझे बता, ये जो मैं आपको दिख रहा हूँ ये वाला चीज, ये है कौन? ये जीनोटाइप है। कौन है ये? कितने जीनोटाइप है? 6। कितने जीनोटाइप है? तो ब्लड ग्रुप हैज हाउ मेनी जीनोटाइप? ब्लड ग्रुप हैज हाउ मेनी जीनोटाइप एंड हाउ मेनी फिनोटाइप? हाउ मेनी फिनोटाइप? 4। ये याद रख बेटा, 6 जीनोटाइप है और कितने फिनोटाइप है? 4 फिनोटाइप्स है। याद रखना इसे, है ना एनसीईआरटी में वो? हाँ, एक टेबल में दिया है ना। सिर्फ इतना ही लिखो, 6 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप, बाकी मत लिखो, एनसीईआरटी में है वो। ठीक है, एनसीईआरटी में है बेटा वो। हाँ सर, ये कोडोमिनेंस की बात हो गई है। ये है वो। ठीक है, आगे बात करेंगे। चलिए देख ले अभी कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट क्या है बेटा, सुन ले। एक जीन है जो जो एक पी है, पी मटर की बात हो रही है यहाँ पे, पी सीड की बात हो रही है। तो अगर ये जीन है, अगर ये जीन है तो उससे क्या होगा? मटर राउंड होगा, प्लस उसमें जो स्टार्च है वो ज़्यादा बनेगा। स्टार्च जो है वो ज़्यादा बनेगा, स्टार्च मैक्सिमम बनेगा। लेकिन अगर इस तरह का जीन है तो रिंकल शेप का होता है। कौन सर? रिंकल शेप का पी होगा और स्टार्च जो बनेगा वो मिनिमम बनेगा। क्या बनेगा बेटा? मिनिमम। ये पहले ध्यान रख। अगर हमारे पास इस तरह का जीन है जो डोमिनेंट है, हाँ, होमोजाइगस कंडीशन है, तो स्टार्च ऐसे बनेगा प्लस राउंड शेप सीड होगा। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का जीन है तो रिंकल शेप का रहेगा, वो मटर प्लस स्टार्च कम बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये लिख लो पहले। समझा मैंने क्या बोला था यहाँ तक? अब एनसीईआरटी क्या बता रही है हमें? एनसीईआरटी बता रही है सर, वी हैव वन जीन, वी हैव वन जीन, वी हैव वन जीन एंड वन जीन हैज टू alleles, two allele, one is capital B, second is small b, one is capital B and second is, one gene has two allele। जो कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, ये करते क्या है? सुन, कैपिटल बी प्रोड्यूस मैक्सिमम स्टार्च और ये वाले भाई साहब बनाते हैं मिनिमम स्टार्च। अगर स्टार्च बहुत ज्यादा बनता है तो उस मटर की साइज बढ़ जाती है और वो सर्कुलर हो जाता है। जैसे बलून में अगर हवा बहुत सारे भरेंगे तो बलून की साइज बढ़ जाएंगी, वैसे यहाँ की कहानी है
कैपिटल बी ने मैक्सिमम क्या बनाया, तो उससे क्या हुआ, स्टार्च ज्यादा बनने से क्या हुआ, सीड की साइज बढ़ गई, सीड की साइज बढ़ गई। यहाँ मिनिमम स्टार्च बना इसलिए सीड की साइज कम रहेगी, कम माने रिंकल, कम मतलब रिंकल, कम मतलब रिंकल। समझा मैंने क्या बोला यहाँ तक? ओके ठीक है सर, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ लेना तुम, ये भी लिख लो उसके बाद जो में कैपिटल बी क्या कर रहा है, मैक्सिमम स्टार्च बना रहा है, स्मॉल बी क्या कर रहा है, मिनिमम स्टार्च बना रहा है। इससे क्या होगा, लार्ज पी साइज, स्मॉल पी साइज। हो गया, क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। सर वो आगे क्या बात कर रहे हैं फिर अभी, आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द सीड heterozygous produce round seed, so the capital B seems to be dominant allele, but the starch grain produced are the intermediate size of the capital B small b seeds, so the starch grain size is considered phenotype। अब देख बेटा उनका बोलना क्या है, उनका बोलना है कि सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स लिए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका मेन कैरेक्टर क्या है, लार्ज स्टार्च सिंथेसिस एंड राउंड शेप सीड, बराबर है, लार्ज स्टार्च सिंथेसिस राउंड शेप सीड, मिनिमम स्टार्च सिंथेसिस रिंकल शेप सीड, बराबर है ना। हाँ। जब वो क्रॉस किया हमने, इसका पहले गमेट्स बनाया, गमेट बनाया, बाद में हमने इसको क्रॉस किया, क्रॉस में पता चला सर एक कैपिटल बी स्मॉल बी आया, कैपिटल बी, यहाँ पे बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा कोडोमिनेंस। कैसे, दोनों जीन वहां पे काम करेंगे, दोनों जीन वहां पे काम करेंगे, कैपिटल बी भी काम करेगा, स्मॉल बी भी काम करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कैपिटल बी की चलेगी, यहाँ कैपिटल बी अकेले की नहीं चलेगी, दोनों अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, दोनों अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। क्या काम करेंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ो तो सही, क्या निकल सकता है रिजल्ट्स। मतलब यहाँ पे इनकम्बेंट डोमिनेंस की भी बात हो रही है, उसकी भी बात हो रही है। उनका सीधा बोलना है, इनका सीधा बोलना है, इनकम्बेंट डोमिनेंस का भी यहाँ पे रिजल्ट उन्होंने शो किया है। देख बेटा, उन्होंने बोला इसमें स्टार ज्यादा बनने से पी का साइज बढ़ गया, इसमें स्टार्च कम बनने से पी का साइज छोटा रह गया, लेकिन ये जो बना इसमें बनता है मीडियन साइज, मिडल साइज। ना साइज ज्यादा बनेगी ना कम बनेगी, ना ज्यादा बनेगी ना कम बनेगी, साइज कैसे बनेगी, इंटरमीडिएट साइज बनेगी। कैसे बनेगी, तो याद है वो पिंक कलर बना था, रेड एंड व्हाइट कलर कौन सा था, वो पिंक कलर। ऐसा ही यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ना साइज ज्यादा बनेगी ना कम बनेगी, साइज कैसे बनेगी बेटा, मिडल वाली साइज बनेगी। अगर तू कौन सा एंगल से बात कर रहा है, तू अगर फिनोटाइप की बात कर रहा है, फिनोटाइप मतलब तू बात कर रहा है अबाउट स्टार्च ग्रेन साइज। क्या बात कर रहा, अगर तू स्टार्च ग्रेन साइज के हिसाब से बात कर रहा है तो ये एग्जांपल कहाँ जा सकता है,
इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में कहाँ जा सकता है? मैं रिपीट करता हूँ, ना इसकी साइज ज्यादा बनी ना कम बनी। हाँ, अगर वो मेंडल की बात करते हैं, मेंडल के एंगल से सोचो, आप लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई करो यहाँ पे, क्या अप्लाई करो? तो श्योरली लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, श्योरली इमेजिन कर रहे हैं अपन, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से श्योरली इसकी साइज लार्ज ही रहती। क्या रहती? कैपिटल बी है ना उसमें। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेंडल्स के ड्रॉबैक, बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? हमें यहाँ पे साइज बीच में मिली, इंटरमीडिएट साइज मिली। इसका मतलब है ये एग्जाम्पल अगर फिनोटाइप के हिसाब से बात की जाए, साइज के हिसाब से बात की जाए, तो एग्जाम्पल कहाँ जा रहा है बेटा? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में। आपको समझा मैंने क्या बोला अब तक? वो लिख लो, ये चीज लिख लो वहां पे, इंटरमीडिएट साइज। बदलता, ये हो गया, ये हो गया लिखना। हाँ, कोडोमिनेंस कौन सा एंगल से बताता हूँ मैं। ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं तुझे, ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके पहले वाला पैराग्राफ पढ़, ये छोड़ दो पैराग्राफ, सबसे लास्ट वाला है क्या पैराग्राफ ये? हाँ, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ कोडोमिन इसलिए बोला था, कैपिटल बी स्मॉल बी जो होता है यहाँ पर, कैपिटल बी और स्मॉल बी कोडोमिनेंट मैंने इसलिए बोला था, उसके साइज के हिसाब से नहीं बात किया, उसके स्टार सिंथेसिस के हिसाब से बात किया था। कैपिटल बी भी क्या बना रहा है? स्टार सिंथेसिस। और स्मॉल बी भी क्या बना रहा है? दोनों अपने अपने हिसाब से क्या बना रहे हैं? स्टार सिंथेसिस। उसके हिसाब से मैंने बात किया था, दोनों एक्सप्रेस होंगे, दोनों स्टार्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्टार सिंथेसिस के हिसाब से बात नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे इसके साइज के हिसाब से बात की, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला। लेकिन अगर स्टार सिंथेसिस के हिसाब से बात करेंगे तो ये भी स्टार सिंथेसिस कर रहा है, ये भी बना रहा है, लेकिन इसका मेन मोटो इनकम्प्लीट की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनकम्प्लीट की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसका जो साइज मिला था हमें इस सीड का, वो कैसे मिला था? बीच में मिला था, ना ज्यादा ना कम। ओके, उसके बाद क्या है? मतलब यहाँ पे बात हो रही है डायबिट क्रॉस की। कौन सी बात हो रही है? डायबिट क्रॉस की बात हो रही है। सीधी सी बात है, आप एक बार इसको पढ़ लो, आपको खुद समझ में आ गया डायबिट क्रॉस क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चल बेटा ध्यान दे, अब इधर डायबिट क्रॉस करना है, ध्यान दे इधर। चल बताते जा। सर हम यहाँ पे टू जीन्स की बात कर रहे हैं, मतलब दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं सर। एक, अगर मैं बोलूं राउंड शेप सीड, दूसरा कौन सा? येलो कलर है ना उधर, राउंड शेप सीड, दूसरा कौन सा कलर है? येलो कलर। इसका क्या आएगा जीनोटाइप? बराबर ना? कि पहले वाई वाई है, यही है ना? क्रॉस विथ रिंकल, रिंकल शेप सीड, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर मतलब इसका क्या आएगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर। बेटा ये है क्या? सर यहाँ पे दो जीन्स काम कर रहे हैं, ये आपका पहला जीन, ये आपका दूसरा जीन। जीन एक ही है बेटा, आर नाम का जीन, इसमें दो अलील है। वन जीन
2 अलील्स, 1 जीन। ये जीन क्या डिसाइड कर रहा? आकार। और ये कलर, एक शेप है और एक कलर है। कितने कैरेक्टर हो गए? 2 कैरेक्टर। इस कॉल्ड एज डायहाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? जब आप 2 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो डायहाइब्रिड, 1 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड, 3 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो ट्राईहाइब्रिड। यहाँ बात हो रही है डायहाइब्रिड की, ठीक है? तो बोलते जाओ अभी अभी क्या केस है। तो तूने यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट्स लिया, बाद में तूने यहाँ पे जीनोटाइप लिया, और बाद में गमिट्स बना। गमिट कैसे बनेगा? इधर से एक आर ले, इधर से एक वाई ले, बन गया गमिट्स। सर 2 आ गए। अरे 2 कैसे? 2 तो आनी है ना। एक आर का सिंगल है और वाई का सिंगल है ना। इस कॉल्ड एज, ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड है ना, पेयर से आया अनपेयर, पेयर से आया अनपेयर। इधर देख ले क्या आएगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आ गए गमिट्स। गमिट्स में आ गए 2 कैरेक्टर, राउंड शेप भी है और येलो कलर भी है। अब इनका हम क्रॉसिंग करेंगे, F1 बना ले। F1 बना ले। बता F1 में क्या होगा? आर के पास कौन आएगा? हाँ हाँ, जब भी आप F1 बनाते तो आर के पास कौन आएगा? स्मॉल आर। और कैपिटल वाई के पास, ये ऐसा होता है बेटा। जब भी तो F1 बनाएगा तो आर के पास आर ही रखना, ठीक है? आर के पास वाई मत रखना अभी, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग बन रहा है। तो इसके हिसाब से बता यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। ये हम मेंडल की बात कर रहे हैं, मेंडल की बात कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा? ये शेप, ये सीड का आकार क्या होगा? राउंड शेप। बेटा कलर क्या होगा? येलो कलर। तो ऑल आर राउंड एंड येलो, ऑल आर राउंड एंड येलो। समझा तुझे यहाँ तक? आगे वाली कहानी सुनते हैं। इस क्या निकालना है? F2। कौन? F2। F1 हो गया, F2 निकालते। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है? वहीं पे लिखा हुआ है। चल F2 की बात करते हैं। सर F2 में करना क्या पड़ता है? बेटा F2 में F1 क्रॉस विद F1 करना पड़ता है। बता F1 क्या था बेटा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। चल इसके गमिट बना। ये तूने जीनोटाइप लिखा, तूने क्या लिखा? जीनोटाइप। गमिट बना इसके। कल मैं तुझे फॉर्मूला बताया था गमिट बनाने का। बता ये इसके कितने गमिट बन सकते हैं? मैंने तुझे बोला था ना, ये फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? 2 टू द पावर n। n मतलब कितने हेट्रोजाइगस, n मतलब कितने, कितने हेट्रो है? 2। मतलब कितने गमिट? 4 गमिट बनेंगे इसके। तो मैं आपको एक दूसरा भी रास्ता बताया था गमिट बनाने का। कैसा सर? समझ ले बेटा कैसा रास्ता बनाया था। एक आर और एक आर ऐसे लेते पहले, इसके पास स्मॉल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इसके पास कैपिटल वाई। चलो गमिट बनाओ। सिंपल है। पहले तुमने ये लिया ना, इस आर के साथ ये दोनों वाई, आर के साथ दोनों वाई, क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। बन गए 4 गमिट, बन गए 4 गमिट। हाँ सर, ठीक है, लिख लो फिर यहाँ पे 4 गमिट बन गए। तुझे लिखना था कि मैंने मेथड लिखा, तुमने लास्ट टाइम समझा था ना ये क्या था। तो गमिट क्या बोले थे आपने? तो डायरेक्ट मैं चेकर बोर्ड के हिसाब से बात करूंगा अभी, चेकर बोर्ड के हिसाब से बात करूंगा। 1 2 3 4। चार कमिट इधर से आएंगे। बोल कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, हाँ स्मॉल आर स्मॉल आर। इधर भी सेम। कौन कौन? कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तुझे ब्रैकेट फिलअप करने आते आते कि नहीं आते? तो डायरेक्ट बात कर भाई। अगर तुझे ब्रैकेट फिलअप करने आते हैं तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा फिनोटाइप रिजल्ट क्या मिलेगा, कौन कितना है, कौन कितना है। उसके हिसाब से पहले मैं बात करूंगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। कैपिटल आर इसका मतलब होता है राउंड शेप और येलो कलर। इस पूरे 16 बक्से में, 16 बक्से में पता है तुझे रेशो क्या था? 16 बक्से में राउंड शेप येलो कलर कितने वाले थे? 9 थे। राउंड शेप येलो कितना था? मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पता ना कैसे बॉक्स फिलअप करना। इसमें कैपिटल आर
कैपिटल आर स्मॉल वाई, बता इसका मीनिंग। राउंड शेप, ग्रीन कलर। बता इस 16 बॉक्स में ऐसे कितने लोग हैं जिसमें राउंड शेप ग्रीन कलर आता है? 3। उसके बाद में स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर का मतलब बेटा रिंकल, रिंकल येलो, रिंकल, ऐसे कितने जन है? 3 जन। और स्मॉल आर स्मॉल वाई मतलब रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन कितने जन है? 1। तो फिनोटाइप रेशो क्या निकला? अब तू ये जरा कंफर्म कर ले, राउंड येलो कितने, राउंड येलो कितने, राउंड ग्रीन कितने, रिंकल येलो कितने, रिंकल ग्रीन कितने? ये रेशो लर्न करना, मतलब कौन कितना है वो लर्न करना, कौन कितना है बेटा वो लर्न करना है तुझे। ये था फिनोटाइपिक रेशो कौन कितना है, ये था फिनोटाइपिक रेशो कौन कितना है। इसका जीनोटाइपिक रेशो सिंपल है, एक बार उसको लर्न करना अच्छे से। जीनोटाइपिक रेशो तुझे पूरे 16 नंबर आने चाहिए, 16 नंबर आने चाहिए। हाँ, जीनोटाइप पे 16 नंबर आने चाहिए। वो रेशो क्या है पता है तुझे? 1:1:2:2:4:2:2:1:1। ये तेरा कौन सा रेशो है? जीनोटाइपिक रेशो है। मतलब नहीं समझा सर, मतलब समझाते, ध्यान दे इधर। जैसे देख, पहला बक्सा बोल क्या क्या आएगा? कैपिटल आर, बेटा क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई पूरे 16 बक्से में कितनी बार है? 16 बक्से में कितनी बार है? तो मैंने 1 लिया ना रेशो, लिया ना 1। हाँ, जरा इधर ध्यान दे, मैं जो जो बॉक्स बोलूंगा वो याद रख। चला ये पहले तो ये बॉक्स बोल क्या आएगा इधर? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, हो गया। इधर बॉक्स बोल, मैं 4 कैलकुलेट करता हूँ उसको जब पॉसिबल हुआ तो। नहीं 3 ही आएगा कि नहीं, वो नहीं है। हाँ ये बोल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये बॉक्स बोल कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये बॉक्स बोल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल कैपिटल वाई, ये बॉक्स बोल। आपको नहीं लगता ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 4 बार है? कितने बार है? इसलिए मैंने 4 लिखा इधर। कौन कितनी बार आ रहा है वो तुझे लिखना है। डायरेक्ट रेशो लर्न कर लेना, खत्म कर देना, ठीक है? वो रेशो है वो, एक बार लर्न करो कौन सा रेशो है। और इसका नंबर काउंट करना, 16 नंबर फिलअप करेंगे उसमें, मतलब इसका सम करो तुम, 16 फिलअप होंगे। तो डायहेड्रल में तुझे रेशो याद करना है, फिनोटाइप का और जीनोटाइप का, बस। और उसी डायहेड्रल में तुझे और एक चीज लर्न करनी है जो हम कल पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन याद करना है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बाकी इतना एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है, रेशो याद रख, बाकी भूल जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ?
कल मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या आईएमपी है बेटा, उसी का हिस्से का है वो, डायहेब्रिड क्रॉस वाला। प्रेजेंट हो गई आपकी। फिर बाद में मैम आवाज दे।